कि जो दिख रहा पूरा खत्म कर दो एक बार, कुछ दिखना नहीं चाहिए ऐसा। चलिए, आज व्हाइट बोर्ड है, हाँ व्हाइट बोर्ड सही है। क्लीन तो दिखेगा व्हाइट बोर्ड इस पर, क्लीन तो दिखेगा व्हाइट बोर्ड इस पर। चलिए भाई, थोड़ा बहुत टॉपिक रह गया उसको खत्म कर देते हैं, जिससे कि नेक्स्ट क्लास में नया टॉपिक कोई सा भी स्टार्ट करेंगे फिर। नमस्कार भाई, 6 चरण हो गए ना कंप्लीट, 7वां है आज। और 7वें के बाद जो अपने पॉइंट हैं, जो तथ्य हैं, वो तथ्य लिखने हैं बस। और ऐसे करिए, लगभग 1 घंटे में खत्म हो जाएगा पूरा का पूरा। एक ही चरण है बस, उसके बाद फैक्ट है, और उसके बाद करेंगे। सर चल गया क्या? चलिए भाई स्टार्ट करें। ये और चलाओ ना, ये क्यों नहीं चल रहा? थोड़ा मजा कम आता है। चलिए भाई स्टार्ट करें तो 6 चरण हम कंप्लीट कर चुके हैं, और आज हम 7वां पढ़ेंगे। तो देखिए, पहले तो हमने 6वां चरण कब आया था? 26 जनवरी 1950 को, इसी दिन आया था ना सबका। अच्छा मुझे बताओ, 26 जनवरी 1950 को सिरोही के कितने भाग बनाए गए थे? 2। एक साइड में तो क्या थी? सिरोही। और दूसरी साइड में आबू देलवाड़ा में कितने गांव आते थे? कितने गांव? 600 गांव, 89 गांव। कितने गांव आते थे? अच्छा बताओ, पूरे भारत के राज्यों को कब श्रेणियों में बांटा गया था? श्रेणियों में कब बांटा गया था? कितनी नहीं, कब बांटा गया? 26 जनवरी 1950 को श्रेणियों में बांटा, तो कितनी श्रेणी बनाई? पहली कौन सी है? पहली कौन सी है? हिंदी में क्या है? धीरे बोलो, और बोलो, बस बस बस, फीलिंग नहीं लेनी है। अच्छा बताइए, राजस्थान को कौन सी श्रेणी में रखा गया था? बी श्रेणी में। श्रेणी व्यवस्था आज भी है क्या? खत्म हो गई ना? कब खत्म हुई श्रेणी व्यवस्था? 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा। केवल कितनी श्रेणियां रखी? 2। या तो रहेंगे राज्य या रहेंगे केंद्र शासित प्रदेश। अब बात आती है, मुझे बताइए, ऐसी राजपूताने के ऐसे कौन से क्षेत्र थे जिनको गुजरात में मिलाया गया था? पता है क्या आपको गुजरात में क्या क्या चीज मिलाई थी राजस्थान से? पहली क्या है? पालनपुर। और बताओ? ईडर। और बताओ? और कौन सी है? विजयनगर। और क्या है? सिरोही। बाद में सिरोही को कहां मिला दिया? बंबई प्रांत में। कहां मिला दिया था? बंबई प्रांत में। और बंबई प्रांत में कब मिलाया था? 5 जनवरी 1949। जबकि गुजरात में कब मिलाया था? 1 फरवरी 1948। ये तथ्य जो आपको सीधे सीधे तथ्य याद करने। आज हमें 7वां चरण पढ़ना है, और 7वां चरण पढ़ना है तो 7वें चरण के लिए सबसे मेन बात मुझे बताएंगे, हमने 19 की 19 रियासत मिला ली क्या? 6वें चरण तक रियासत कंप्लीट है क्या? 19 है या नहीं है? कंप्लीट है ना? सिरोही भी मिला ली, टुकड़ाई तो छोड़ दिया उसको, आबू दिलवाड़ा। तीनों ठिकाने कंप्लीट हो गए क्या? अब जो शेष रह गया वो क्या रह गया है? एक केंद्र शासित प्रदेश। और इसके लिए हमने चरण कौन सा बनाया है? 7वां। तो भारतीय गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट ने एक संस्था बनाई थी, फजल अली आयोग, जिसका दूसरा नाम क्या बताया था मैंने? राज्य पुनर्गठन आयोग। और वो कब बनाई गई थी? 22 दिसंबर 1953 में, जिसका काम था राज्यों का गठन करना, स्टेट का निर्माण करना। जिसके अकॉर्डिंग उन्होंने कौन सा बेस बनाया उसके लिए? भाषा। तो भाषा आधार पर बना गया। पहला राज्य कौन सा था? उस व्यक्ति का क्या नाम था? श्री पोट्टू रामुल्लू। क्या नाम था? भूख हड़ताल करती थी, उसमें वो मृत्यु हो गई थी, तो लोग ज्यादा भड़क गए थे, तो राज्य बनाना पड़ा। अब हमें 7वें चरण को आगे बढ़ाना है। 7वें चरण में हमें पढ़ना है कि 7वें चरण में जो चीजें रह गई हैं उन्हें अपन मिलाएंगे। देखिए, सबसे मेन बात है, यदि हम 7वां चरण पढ़ते हैं, 7वां चरण, और 7वें चरण में क्या क्या ऐसे तथ्य हैं जो हमें पढ़ने हैं। तो पहली बात तो ये आती है कि 7वां चरण कब आया, और एक आता है कि 7वें चरण का नाम क्या है। एक तो आता है भाई 7वें चरण का नाम क्या है। तो यदि नाम की बात करें तो नाम तो क्या है? वर्तमान राजस्थान। नाम क्या है? वर्तमान राजस्थान। तो एक तो इसका नाम आता है, नाम आ गया यहां वर्तमान राजस्थान। वर्तमान राजस्थान।
अब यहां देखना, जैसे हम 7वें चरण की बात करेंगे कि इसका नाम वर्तमान राजस्थान है, और फिर बात आती है कि इसका भाई नाम क्या रखा गया, टाइम क्या था, तो इसका टाइम क्या था 1 नवंबर 1956 को, कि जो 7वां चरण आया है वो 7वां चरण कब आया, तो 7वां चरण आया है 1 नवंबर 1956 को। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये 7वां चरण है। अब इस 1 नवंबर 1956 को 2-3 टाइप से पूछा जाता है। वर्तमान राजस्थान बनकर पूर्ण कब हुआ, 1 नवंबर 1956 में। वर्तमान राजस्थान अस्तित्व में कब आया, 1 नवंबर 1956 में। राजस्थान की स्थापना कब हुई, 1 नवंबर 1956 में। राजस्थान का निर्माण कब हुआ, 1 नवंबर 1956। तो सारे के सारे क्वेश्चनों का आंसर एक ही है। मुद्दा ये है कि 7वें चरण में हमें क्या मिलाना है। आपको पता है, कल मैंने बताया था कि राज्य पुनर्गठन आयोग जो फजल अली आयोग बनाया था, उसने फटकार लगाई थी राजस्थान का निर्माण पेंडिंग क्यों कर रखा है। कुछ चीजों के कारण आपने पूरा राजस्थान को पेंडिंग में डाल रखा है, तो उन्होंने फटकार लगाई कि राजस्थान जल्दी से बनाए। तो जो चीजें शेष रह गई हैं उन्हें हम मिलाएंगे, और जो चीजें शेष रह गई उन्हें हम मिलाते हैं। तो देखिए इसमें क्या क्या मिलाना होगा, जो चीजें रह गई हैं। तो सबसे पहले जो इसमें मिलाएंगे, हम मिलाएंगे आबू देलवाड़ा को। सबसे पहले हम क्या मिलाएंगे भाई, तो सबसे पहले हमने आबू देलवाड़ा मिलाया, क्योंकि भोगीलाल जो गोकुल भाई भट्ट थे वो आंदोलन कंटिन्यू कर रहे थे। तो इसमें एक तो जो मिलाया गया है वो मिलाया गया आबू देलवाड़ा। अब इसका थोड़ा सा डीप पॉइंट क्या आएगा, बताइए आबू देलवाड़ा को किस समिति के कहने पर मिलाया। मैंने आपको कल कॉमन पॉइंट बताया था कि 7वें चरण में कुछ भी मिला रहे हैं, वो 7वें चरण में सारी चीजें राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर मिलाई जाएंगी। यानी आंख बंद करके 7वें चरण के लिए क्या आंसर करना है, राज्य पुनर्गठन आयोग। लेकिन आबू देलवाड़ा के लिए थोड़ा सा आपको इसे याद करना है कि इसका जो विलय किया गया है ना, तो इसके विलय के लिए, इसका विलय हरविजय सूरी समिति है। इसका विलय एक कमेटी, आप ध्यान रखोगे, हरविजय सूरी कमेटी। इसका विलय हरविजय सूरी समिति के सिफारिश पर किया गया। हरविजय सूरी समिति की सिफारिश पर किया गया। तो यहां एक और कमेटी आ गई, हरविजय सूरी समिति की सिफारिश पर किया। लेकिन मुद्दा यह कि मैंने तो आपको कॉमन एक पॉइंट बताया है, और मैंने बताया है कि सारा का सारा 7वें चरण में मिलेगा। तो किस आयोग के कहने पर मिलेगा, राज्य पुनर्गठन आयोग के कहने पर। लेकिन बात यह है, हरविजय सूरी समिति की इस कमेटी के कहने पर हमने क्या मिलाया, आबू देलवाड़ा। तो ये जो कमेटी है ना, ये राज्य पुनर्गठन के अंडर काम करती थी, अधीन काम करती थी। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, यह समिति राज्य पुनर्गठन आयोग के अंडर काम करती थी, कि अधीन काम करती थी। मतलब ये कह लीजिए आप कि राज्य पुनर्गठन आयोग के कहने पर ही समिति का गठन किया गया था, राज्य पुनर्गठन आयोग के अधीन काम करती थी, आयोग के अधीन काम करती थी। ये आपको ध्यान रखना है। अब मुझे एक बात बताएं सारे लोग, सबसे पहले हमने क्या मिलाया है भाई, आबू देलवाड़ा। सबसे पहले हमने क्या मिलाया है, आबू देलवाड़ा। तो कौन सा चरण पढ़ रहे हैं हम, 7वां। 7वां चरण कब आया, 1 नवंबर 1956 में। और 7वें चरण का नाम क्या रखा गया है, वर्तमान राजस्थान। वर्तमान मतलब इस समय जो राजस्थान है वो कौन से चरण में बना है, 7वें में, 1 नवंबर 1956 को। और हमारा शेष क्या रह गया है, अजमेर। और क्या रह गया है भाई, अजमेर मेरवाड़ा। चलो मैंने आपसे कहा कि एक और चीज है जो हमें मिलानी है, अजमेर मेरवाड़ा। तो पहला क्वेश्चन तो ये आएगा, बताइए अजमेर मेरवाड़ा को कौन सी कमेटी के कहने पर मिलाया गया। ऐसी कौन सी कमेटी है जिसके कहने पर अजमेर मेरवाड़ा मिलाया, बताओ कौन सी कमेटी याद करोगे, कौन सा आयोग याद करोगे, राज्य पुनर्गठन आयोग। भाई राज्य बनाने की जिम्मेदारी तो उसी आयोग की है ना। तो अगर हम बात करें इसको किस कमेटी के कहने पर मिलाया, तो इसे राज्य पुनर्गठन आयोग, इसे राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर मिलाया, आयोग की सिफारिश पर मिलाया। यह भी ध्यान रखना है, आयोग की सिफारिश पर मिलाया। बात को समझ यहां से समझना है। तो पहली बात तो यह कि आबू देलवाड़ा के लिए कौन सी कमेटी दिख रही है आपको, हरविजय सूरी। आबू देलवाड़ा के लिए कौन सी कमेटी है, हरविजय। जबकि अजमेर मेरवाड़ा के लिए प्रॉपर जो कमेटी है वो काम करती है राज्य पुनर्गठन आयोग। केंद्र शासित प्रदेश क्या होते हैं बताओ, क्या होते हैं केंद्र शासित प्रदेश, कैसे दिखते हैं वो, सेंट्रल गवर्नमेंट उपराज्यपाल होता है वहां, ठीक है। गांव की परिभाषा में बताता हूं आपको,
गांव में केंद्र शासित प्रदेश की परिभाषा है ऐसा नगरीय परिवेश जिसके अंतर्गत ग्रामीण जीवन नहीं होता है, गांव नहीं होते हैं। आप दिल्ली चले जाइए, दिल्ली की सिटी की सीमा खत्म होने के बाद आपको कोई ग्रामीण जीवन नहीं मिलेगा। आप कभी नहीं पढ़ोगे कि दिल्ली में कोई गांव आता है। जिसका ग्रामीण जीवन नहीं होता, केवल नगरीय जीवन होता है, वो क्या हो जाते हैं? केंद्र शासित प्रदेश। तो अब यहां बात करते हैं यहां से, तो अजमेर मेरवाड़ा को देखो एक बार। अजमेर मेरवाड़ा में अलग से एक विधानसभा थी, तो आपको ध्यान रखना है इनकी पृथक विधानसभा थी। ये मानते हैं कि इनकी पृथक क्या थी? विधानसभा। अच्छा, लड़कियां बताएंगी एक बार, इनकी जो अजमेर मेरवाड़ा की विधानसभा थी, इस विधानसभा को किस नाम से जानते थे? इनकी पृथक विधानसभा थी जिसका नाम इन्होंने रखा गया था, जिसका नाम इन्होंने रख रखा था धारा सभा। यानी अजमेर मेरवाड़ा की पृथक विधानसभा थी जिसको धारा या धारसभा कहते हैं। अच्छा, अब सभी लड़कियां बताएंगी कि बताइए राजस्थान की विधानसभा को क्या कहते हैं? ओनली गर्ल्स कि राजस्थान की विधानसभा को क्या कहते हैं? जैसे अजमेर मेरवाड़ा की विधानसभा को धारा सभा कहते हैं, तो राजस्थान की विधानसभा को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बताओ? क्या कहते हैं? पुरुष बताओ। तो राजस्थान की विधानसभा को विधानसभा ही कहते हैं। अच्छा बताइए, अजमेर मेरवाड़ा की विधानसभा क्या कहलाती है? धारा सभा। इस धारा सभा में अभी राजस्थान की विधानसभा में कितने सदस्य हैं? 200। कितने हैं? 200। तो इसमें जो सदस्यों की संख्या थी वो थी 30। कि अजमेर मेरवाड़ा की अलग से विधानसभा थी जिसमें सदस्यों की संख्या कितनी थी? 30। इसका पूछा जाता है अध्यक्ष की विधानसभा का अध्यक्ष और अध्यक्ष ही होता था मुख्यमंत्री। अध्यक्ष या मुख्यमंत्री कौन था? तो वो व्यक्ति आपको ध्यान रखना है हरिबाहु उपाध्याय। कौन सा हो जाएगा? हरिबाहु उपाध्याय। लेकिन 7वें चरण में इसका विलय कर दिया गया और सरकार के अधीन इसे कर दिया गया था। अब मुझे बताओ कितनी चीजें मिल गई हैं? 2। सबसे पहले क्या मिलाया हमने, और दूसरा क्या मिलाया है? अच्छा, आबू देलवाड़ा को किस समिति के कहने पर मिलाया? हरविजय सूरी समिति। अजमेर मेरवाड़ा के लिए कौन सा आयोग सिफारिश कर रहा है? अजमेर मेरवाड़ा की अलग से कौन सी विधानसभा है? धारा सभा। धारा सभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? 30। अध्यक्ष कौन है? हरिबाहु उपाध्याय। अब आगे देखो 2 मिनट सारे लोग। हमारा जो राजस्थान है भाई, इस राजस्थान में बड़ी समस्या थी। ये पतंगा का राजस्थान है, तो राजस्थान में क्या हुआ? एक कोना ऐसे करके निकल रहा था, देखो ऐसे करके कोना निकल रहा था। कब से रोक रखा था? देखो ये कोना निकल रहा है बाहर, और ऐसे करके जब आगे आ रहे थे तो एक कोना ऐसे अंदर, ज्यादा ज्यादा अंदर चला गया। देखो ऐसे करके थोड़ा सा अंदर जा रहा है ना। और ये मान लीजिए 2 कोने। मेन बात क्या है, ये जो इधर राज्य है मध्य प्रदेश, लेकिन ये टुकड़ा राजस्थान से मध्य प्रदेश की सीमा में निकल रहा है, इसको कहते हैं सिरोंज। क्या कहते हैं? लेकिन ये था कोटा में। ये कहां था? कोटा में। लेकिन निकल किधर रहा है? किधर निकल रहा है? मध्य प्रदेश की तरफ निकल रहा है, लेकिन आकाय में रहा है राजस्थान में। ये जो जगह है, ये वाली जगह का नाम है सुनील टप्पा। लेकिन सुनील टप्पा मध्य प्रदेश में है, लेकिन जा किधर रहा है? ये राजस्थान में। तो उन्होंने कहा कि साहब लाइन सीधी कर लेते हैं, अपना वाला ले लो, हमारा वाला दे दो। यानी एमपी से सुनील टप्पा को इधर दे दो, हम आपको ये दे देंगे, लाइन सीधी हो जाएगी। तो हमने क्या किया, सिरोंज को कोटा से निकालकर काय में मिला दिया? एमपी में। और एमपी से सुनील टप्पा को निकाल के मिला दिया झालावाड़ में। काय में मिला दिया? अब मैं आपसे कहूं, बताइए तीसरी चीज 7वें चरण में क्या मिलाई गई थी? सुनील टप्पा। क्या मिलाया गया था? सुनील टप्पा। तो यहां एक और डीप क्वेश्चन क्या आएगा, जैसे मैंने कह दिया आपको कि यहां 7वें चरण में एक और जो चीज मिलाई थी वो थी सुनील टप्पा। मतलब हम एक एक ईंट को भी उठा लाए, इस जगह को भी उठा लाए। लेकिन आपसे पूछा जाए, बताइए सुनील टप्पा किस आयोग के कहने पर मिलाया गया? तो सुनील टप्पा के लिए भी आयोग कौन सा आएगा? राज्य पुनर्गठन आयोग। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, इसे राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर मिलाया। इसे भी आपको ध्यान रखना है, राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर मिलाया। बस ये वाला 7वां चरण है। आयोग की सिफारिश पर मिलाया। ये आपको ध्यान रखना है। और दूसरी बात है,
हमने इसके बदले क्या दिया है भाई? स्रोंज। कौन सा क्षेत्र दिया है? स्रोंज। और स्रोंज हमने दिया है और सुनील टप्पा हमने लिया है। तो कोटा से निकालकर स्रोंज दिया गया और एमपी से निकालकर सुनील टप्पा मिलाया गया। तो ये यहां से तथ्य आता है। सिरोंज क्षेत्र कोटा से निकालकर कोटा से निकालकर एमपी को दिया और एमपी से सुनील टप्पा झालावाड़ मिलाया। झालावाड़ मिलाया था। ये तीन। अब ये मान लीजिए ऐसा कोई टुकड़ा नहीं है जिसको अब राजस्थान में हमने छोड़ा है। आप काउंट कर लेना, सारी की सारी 23 की 23 चीजें हम उठा ली हैं और साथ में एक सुनील टप्पा नाम की 2-4 जगहों को हम उठा लाए यहाँ से। तो ऐसे करके हमारा क्या बन गया है? राजस्थान। आप मुझे एक लॉजिक बताएंगे, जैसे आपके गांव में कोई रोड बन जाता है तो किसको श्रेय देते हो आप? किसको देते हो? सरपंच अपने घर से पैसा खर्च करता है क्या? फिर क्यों श्रेय देते हो आप सरपंच को? ऊपर ऊपर से लाता है, मतलब वो माध्यम है। क्या बन गया है वो? माध्यम हो गया ना, मीडिएटर। ऊपर से नहीं लाता, माध्यम हो गया है ना। ऊपर से लाता है वो बोरी भर के। हाँ बिल्कुल ऊपर से। देखिए, तो बात यह कि मैं आपसे कहूं कि जब 7वां चरण बना, और 7वें चरण का नाम क्या है भाई? वर्तमान राजस्थान। तो अब जैसे आप कह रहे हो कि रोड बनता है गांव में तो सरपंच को श्रेय देते हैं, और जैसे सिटी में अपना कोई रोड बनता है तो आप विधायक को, एमपी एमएलए को श्रेय देते हैं। तो ऐसे जब 7वां चरण बना तो इस समय जैसे कोरोना आया, तो कोरोना में गांव की महिलाओं ने क्या किया कि कोरोना कौन लाया? मोदी लेकर आया, क्योंकि प्रधानमंत्री था। तो जिसके काल में होता है वही होता है। तो इस समय यहाँ का प्रधानमंत्री था मोहनलाल सुखाड़िया। तो मैं कहूंगा वर्तमान राजस्थान किसने बनाया? मोहनलाल सुखाड़िया। तो आधुनिक राजस्थान का निर्माता इसलिए किसको कहते हैं? मोहनलाल सुखाड़िया को। तो इसीलिए तो कहते हैं उसके कार्यकाल में बना, तो हमें तो श्रेय देना है। जबकि मोहनलाल सुखाड़िया ने कुछ नहीं किया, वो अपनी मैडमों के साथ घर रहा था। लेकिन राजस्थान तो खुद बना खुद बना है, लेकिन श्रेय तो देंगे ना कार्यकाल के अकॉर्डिंग। तो यही है। तो यहां से आप ध्यान रखोगे कि राजस्थान में उस समय मुख्यमंत्री कौन थे? इस समय मुख्यमंत्री थे मोहनलाल सुखाड़िया। मतलब इनके कार्यकाल में राजस्थान बना है। हाँ बिल्कुल। हाँ, इसे कहते हैं वर्तमान या आधुनिक राजस्थान का निर्माता, मोहनलाल सुखाड़िया को। वर्तमान या आधुनिक राजस्थान का निर्माता इसलिए कहते हैं भाई कार्यकाल था इनका। वर्तमान या आधुनिक राजस्थान का क्या कहते हैं? निर्माता। तो कभी पूछा जाता है वर्तमान या आधुनिक राजस्थान का निर्माता कौन है? मोहनलाल सुखाड़िया। क्यों कहते हैं? उसका लॉजिक आपको इस सरल से लगाना कि वर्तमान राजस्थान जब बना तो उस समय मुख्यमंत्री कौन था? मोहनलाल सुखाड़िया। तो उसी के अकॉर्डिंग इनको ये नाम दिया गया है। अब आपके तथ्य रह गए, फैक्ट रह गए कि 7वें चरण के बाद कौन कौन से फैक्ट हैं जो आपके पढ़ने होंगे। तो फैक्ट याद करवाऊंगा मैं, 5, 7, 10 हैं, उनको याद करना है। क्या हुआ? हाँ हाँ बोलो, दोनों मिलके बोल दो। बिल्कुल, व्यक्तित्व तो पढ़ेंगे, उसमें आएगा। नहीं, आप इतना लोड मतलब मैडम पेपरों में नहीं आएंगे। मैं आपको बताऊं, फिक्स महिला आती है अंजना देवी चौधरी, राजस्थान की पहली महिला जो जेल गई थी। रमा देवी, सबने विज्ञान आंदोलन में भाग लेने वाली राजस्थान की महिला कौन सी थी?
नारायणी देवी वर्मा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली महिला कौन सी थी? ये 3 महिलाएं जिनके इर्द गिर्द घूमता है। इसके बाद किशोरी देवी, उत्तमा देवी, ये महिलाएं आती हैं। फिर आपको पूछी जाती है भगवती देवी, सुमित्रा देवी, ये पूछी जाती हैं। तो फिक्स है लगभग 15-20 महिलाएं लिखाऊंगा मैं प्रजामंडल में, उसके अलावा कोई नहीं आती है। तो महिला 15-16 वो लिखाऊंगा एक साथ कि कौन सी रियासत से किसका संबंध है, खत्म मैटर। तो इस बार फर्स्ट ग्रेड में सिरोही की महिलाएं पूछी गई। तो महिलाओं का क्वेश्चन एक कन्फर्म में आता ही आता है। उसका रीजन कि पेपर बनाने वाले सारे के सारे पुरुष हैं। अब पुरुषों को देखे क्या करें, इसलिए एक क्वेश्चन महिलाओं का डाल देते हैं एक पेपर में, वो भी स्वाद ले रहे हैं। देखिए चलिए बन गया क्या बताओ? क्योंकि पुरुष तो इतने पूछ ले, खत्म ही हो गए पुरुष तो। कितना पूछें? आर्ट एंड कल्चर में वेशभूषा खूब सारी है, महिलाओं की ज्यादा है वेशभूषा। पुरुष तो बेचारे पहले कपड़े ही नहीं पहनते थे, नंगे उघाड़े घूमते थे। तो पुरुषों के तो बाद में कपड़े आए हैं। ज्यादातर पेपरों में देख लो पुरुषों के कपड़े आते कहाँ हैं, महिलाओं के कपड़े पूछे जाते हैं एग्जाम में। क्या करें बेचारी भोली, सबसे भोली प्रजाति यदि किसी ब्राह्मण इस ब्रह्मांड की है तो पुरुष ही तो है। बचपन से लेकर आप बुजुर्ग होने तक देख लो, क्या है इनकी जिम्मेदारियां ज्यादा हैं, राइट्स कम है। जिम्मेदारी बेचारे। और देखो इनके चेहरों को देख के लगता ही नहीं कि इस दुनिया में है। इनके चेहरों को देखो, मतलब किसी के चेहरे पे नेचुरल स्माइल नहीं है। उसका रीजन है कितने ज्यादा प्रताड़ित हैं सामाजिक गतिविधियों से। बेशक अखबार में खबर महिलाओं की छपती है, वो बात अलग है, लेकिन पुरुष ड्राम में तो पुरुष ही जा रहे हैं ना, ड्रम में जा रहे हैं, कोई पहाड़ी पे जा रहे हैं। हाँ तो ये क्या समाज में क्या ऐसा बना दिया, पीछे बैठना है। तो पीछे बैठते बैठते खबर भी पीछे ही आती है इनकी। तो बेचारे थोड़े प्रताड़ित हैं और काफी चीजें मैं इन पर पैराग्राफ लिख रहा हूँ। पुरुषों की समस्याएं इकट्ठी सुनाऊंगा किसी दिन, कितनी समस्याएं। बन गया क्या बताओ? अब बताओ। अरे अब भी नहीं बना। ये पहला चरण, ये कौन सा चरण चल रहा है? 7वां चरण का नाम क्या है? अच्छा ये कब आया था? 1 नवंबर 1956 में। अच्छा क्या मिलाया है सबसे पहले? कौन सी समिति के कहने पे? किसके अंडर काम करती है? और क्या मिलाया है? कौन से आयोग की सिफारिश पे? इसकी पृथक से क्या है बताओ? पृथक क्या होता है? पृथक क्या होता है? पृथक होता है अलग। पृथक क्या होता है? अलग। तो अलग से क्या थी? विधानसभा क्या कहलाती थी? अच्छा धारा सभा में कितने सदस्य? अध्यक्ष कौन था? और क्या मिलाया है? किस आयोग के कहने पे? अच्छा बदले में हमने क्या दिया है? सरोंज कोटा से निकाल के किसको दिया? एमपी को। एमपी से क्या लिया है? सुनील टप्पा। और सुनील टप्पा को कौन से जिले में मिलाया? झालावाड़ में। उस समय मुख्यमंत्री कौन है? और मोहनलाल सुखाड़िया को हम क्या कहते हैं? आधुनिक राजस्थान का निर्माता। अब बात ये आती है कि आप मुझे बताइए, मैं आपसे कहूँ कि सबसे लास्ट में जो प्रॉपर जो जगह मिलाएगी वो कौन सी है? अजमेर। सभी रियासतों को मिलाकर हमने जिले डिस्ट्रिक्ट तैयार किए थे, और सभी रियासतों को मिलाकर हमने जब जिले बनाए तो सबसे लास्ट में मिलने वाला जो अजमेर था, इसे हमने दर्जा दिया था 26वां जिला। तो एकीकरण के दौरान गठित होने वाले कुल कितने जिले माने गए हैं? 26, जिनमें 26वां जिला किसको माना गया है? अजमेर को। एक तो ये लाइन आती है। दूसरा, 2 बार में मिलाई गई रियासत कौन सी है? सिरोही। 2 बार में मिलाई गई रियासत कौन सी है? सिरोही। एक आता है कंसेप्ट मंत्रिमंडल का, और एक तथ्य आता है कि आप विधानसभा जो संविधान सभा थी उसमें राजस्थान से कौन कौन से व्यक्ति थे जिन्हें भेजा गया था? मेवाड़ से और मारवाड़ से। और कौन सी रियासतें थी जिन्होंने खुद को स्वतंत्र घोषित किया है? ये तो बन गया ना कंप्लीट सबका। अब चले आगे। अब देखो एक बार, एक तो मुझे बताइए एकीकरण के दौरान रियासतों को मिलाकर कुल कितने जिले बनाए गए थे? 26। रियासतों को मिलाकर कुल मेरे साथ बनाएंगे, मैं जब कहूं रुकने की तब रुक जाना। तथ्य सीधे के सीधे। रियासतों को मिलाकर कुल 26 जिले बनाए गए। रियासतों को मिलाकर कुल 26 जिले बनाए गए। एक तो ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है, और एक बात ये भी ध्यान रखोगे कि 26वां जिला कौन सा था? तो अजमेर। अजमेर को यहां दर्जा दिया गया है 26वें जिले का।
इनमें 26वां जो जिला बनाया है वो 26वां जिला था अजमेर, यानी रियासतों ठिकानों को मिलाया 26 जिले बनवाए और 26वां जिला जो था वो कौन सा था? 26वां जिला अजमेर था। ये बात एक तो आपको ये तथ्य याद रखना है। एक तथ्य आपको ध्यान रखना है कि आपको यह भी ध्यान रखना है कि हमारा एक पद चलता था राज प्रमुख का। कौन सा पद चलता था? यदि आप आज चेक करोगे तो यह पद खत्म हो चुका है राज प्रमुख का। तो इस राज प्रमुख की जगह पर एक नया पद लेकर आए थे राज्यपाल का। राज प्रमुख का पद खत्म करके नया पद कौन सा चलाया? राज्यपाल का। तो ये कब चलाया? तो 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा। तो 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा हमने राज प्रमुख का पद समाप्त किया और नया पद कौन सा ले आए? राज्यपाल का। लेकिन इस पद पर, राज प्रमुख के पद पर बैठने वाला अंतिम व्यक्ति भी तो होगा कोई। जब ये पद खत्म किया गया था तो मानसिंह। तो जब तक ये पद रहा, जब तक कौन रहा है? मानसिंह। चौथे चरण में कंफर्म हो गया था। और पहला राज्यपाल कौन था? तो गुरमुख निहाल सिंह। कौन सा था? गुरमुख निहाल सिंह। उस समय मुझे बताइए, मैंने आपसे कहा कि 19 तो रियासत थी और 3 क्या थे भाई? ठिकाने। इनमें बताते हैं कि इनमें 2 टाइप की स्टेट मानी गई हैं सरकार द्वारा। एक तो थी सैल्यूट स्टेट, एक थी नॉन सैल्यूट स्टेट। सैल्यूट स्टेट जिनके राजाओं को तोपों की सलामी का दर्जा प्राप्त था सरकार द्वारा, और वो जिन्हें तोपों की सलामी का दर्जा प्राप्त नहीं था। जिन्हें तोपों की सलामी दी जाती थी उन्हें सैल्यूट स्टेट कहते थे, जिन्हें नहीं दी जाती थी उन्हें नॉन सैल्यूट स्टेट कहते थे। तो यहां आपको ध्यान रखेंगे, रियासत और जो ठिकाने थे, रियासत और ठिकानों को कहा जाता था, और रियासत और ठिकानों को जो कहा जाता था वो आप भी ध्यान रखोगे तो उनमें एक तो सैल्यूट स्टेट और एक कहते थे नॉन सैल्यूट स्टेट। एक तो आता है भाई सैल्यूट स्टेट, एक आता है नॉन सैल्यूट स्टेट। एक आता है नॉन सैल्यूट स्टेट। तो ये दोनों अलग अलग हो गई, एक सैल्यूट स्टेट है और एक कौन सी है भाई? नॉन सैल्यूट स्टेट। इनमें क्या अंतर है? सैल्यूट, मैंने आपको बताया सैल्यूट स्टेट वे स्टेट जिन्हें तोपों की सलामी का दर्जा था। इसमें 19 की 19 तीनों रियासतें आती थी। लेकिन जो 3 ठिकाने हुआ करते थे उन्हें तोपों की सलामी का दर्जा प्राप्त नहीं था, तो तीनों ठिकाने नॉन सैल्यूट में आते थे, क्योंकि उन्होंने स्वतंत्रता तो धारण कर ली लेकिन उन्हें दर्जा तोपों की सलामी का प्राप्त नहीं हुआ रियासतों के कारण। इसलिए जो ठिकाने आएंगे तो वो तो क्या कहलाएंगे? नॉन सैल्यूट स्टेट, और जो रियासतें होंगी वो कहलाएंगी सैल्यूट स्टेट। तो दोनों में अंतर है। तो दोनों में अंतर है तो आप ध्यान रखना है, वे रियासतें जिन्हें सरकार द्वारा वे रियासतें जिन्हें सरकार द्वारा क्या हो गया? तोपों की सलामी का दर्जा प्राप्त था। तोपों की सलामी का दर्जा प्राप्त था, और तोपों की सलामी का दर्जा प्राप्त है तो उस स्टेट कौन सी हो जाएंगी? सैल्यूट स्टेट। इसमें मान लीजिए सारी रियासतें आएंगी, इसके अंतर्गत सभी रियासतें, सभी रियासतें आएंगी इसके अंतर्गत। और नॉन सैल्यूट स्टेट में वे जगह जिन्हें तोपों की सलामी का दर्जा प्राप्त नहीं था, इसमें तीनों ठिकाने आते हैं। इनमें वे शासक जिन्हें तोपों की सलामी का दर्जा प्राप्त नहीं था, तोपों की सलामी का दर्जा प्राप्त नहीं था, वो इसमें आते हैं। और इसके अकॉर्डिंग हम बात करेंगे तो इसमें 3 ठिकाने आते हैं। इसके अंतर्गत ठिकाने हैं तीनों के तीनों। क्या हो गया? इसके अंतर्गत क्या आएंगे भाई? ठिकाने। और इसके अंतर्गत जो ठिकाने आएंगे वो तीनों के तीनों हैं लावा,
नीमराणा और कौन सा है, कुशलगढ़। तीनों ठिकाने इसके अंतर्गत आएंगे, जिनमें एक तो आ जाएगा नीमराणा, एक आ जाएगा लावा और एक आ जाएगा कुशलगढ़। तो इन तीनों ठिकाने को हमने क्या नाम दिया है, नॉन सैल्यूट स्टेट। ये नॉन सैल्यूट स्टेट कहलाएंगे। अब इसमें 5-6 फैक्ट हैं जो आपको याद करने हैं, इसके बाद ये पूरा का पूरा टॉपिक खत्म हो गया। एक तो राज प्रमुख की बजाय हम कौन सा पद चलाएंगे, राज्यपाल का। और एक कब होगा, 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा। तो एक तथ्य ये है कि 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा सातवें संविधान संशोधन 1956 द्वारा राज प्रमुख का पद समाप्त कर नया पद चलाया राज्यपाल का। नया पद सृजित किया, और नया पद सृजित किया था राज्यपाल का। ये बात आप ध्यान रखोगे कि जो नया पद चलाया वो काय का चलाया था, राज्यपाल का। तो यहां से एक तथ्य आता है, अंतिम राज प्रमुख। आप बताओ अंतिम राज प्रमुख कौन होगा फिर, मान सिंह। तो अंतिम राज प्रमुख होगा मान सिंह सेकंड। अंतिम राज प्रमुख था जयपुर का राजा मान सिंह सेकंड। तो पहला कोई ना कोई राज्यपाल भी तो होगा। तो प्रथम राज्यपाल कौन होगा, तो गुरमुख निहाल सिंह। प्रमुख जो प्रथम जो राज्यपाल होगा वो होगा गुरमुख निहाल सिंह। ये लास्ट का है। अब केवल एक तथ्य है मंत्रिमंडल वाला, वो क्या है, इसीलिए रोक रखा था कि यहां याद करेंगे तो मंत्रिमंडल जल्दी याद हो जाएंगे आपको। 1956 में होती है, लगभग 1 नवंबर 1956। संशोधन ही 1 नवंबर को आया है, नवंबर के महीने में इसकी डेट है संशोधन की, 1 नवंबर 1956। उसके बाद ही राज्यपाल आया है। तो नवंबर ऑप्शन में नहीं होगा फिर, नहीं नवंबर। देखो संशोधन से पहले तो निर्माण हुआ ही नहीं था, फिर एग्जाम उस क्वेश्चन को पूछने का टाइटल अलग होगा। मुझे एक बार देखा ना क्वेश्चन, मुझे बताना एक बार। सैल्यूट में आती है। बन गया क्या बताओ। अब मुझे बताओ, राज्यों की श्रेणी व्यवस्था खत्म हो गई है, नहीं हुई। 7वां संविधान संशोधन 2 जगह काम में लेना है, एक तो राज प्रमुख का पद खत्म करने में और एक श्रेणी व्यवस्था खत्म करने में। श्रेणी व्यवस्था भी तो 7वें संविधान संशोधन द्वारा ही खत्म की गई थी। अब यहां से बात आती है कि आपको पता है कि ठिकाने जो हैं पूरे के पूरे, वो ठिकाने तो क्या कहलाएंगे भाई, नॉन सैल्यूट स्टेट। और सैल्यूट स्टेट किनको कहेंगे, सभी रियासतों को। संविधान संशोधन 7वां है, जिसके तहत पद तो कौन सा खत्म हुआ है, राज प्रमुख का। और पद कौन सा आया है, राज्यपाल का। तो अंतिम राज प्रमुख कौन है, मान सिंह सेकंड। और प्रथम राज्यपाल कौन है, गुरमुख निहाल सिंह। अब हम मंत्रिमंडल को लेकर आते हैं कि मंत्रिमंडल को किस टाइप से पढ़ेंगे। बन गया क्या बताओ पूरा, चले आगे। चलिए देखो, अब मंत्रिमंडल को देख लो एक साथ, क्योंकि यहां एक साथ पढ़ेंगे तभी याद हो पाएगा मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल, और मंत्रिमंडल को हम पढ़ेंगे। देखो भाई, मंत्रिमंडल क्या है। इस मंत्रिमंडल में 3 चरणों के मंत्रिमंडल बने, पहला, तीसरा और चौथा। और पहले, तीसरे, चौथे में मंत्रिमंडल कौन कौन से बनाए गए हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पहले चरण की, फर्स्ट चरण। फर्स्ट चरण का नाम क्या था भाई, मत्स्य संघ।
तो पहले चरण में यदि मंत्रिमंडल आप पढ़ते हो तो पहले चरण का मुझे प्रधानमंत्री बताओ कौन था? मुखिया तो प्रधानमंत्री रहता है ना। तो पहले चरण का पीएम कौन था? कुमावत असावा वर्मा शास्त्री। मतलब पहले का था शोभाराम कुमावत। बिल्कुल, पहले का था शोभाराम कुमावत। तो आप मुझे बताइए पहले चरण का प्रधानमंत्री कौन हो गया भाई? शोभाराम कुमावत। अब मुझे पहले चरण का नाम बताओ क्या है? मत्स्य संघ। मत्स्य संघ में कितनी रियासतें थी? 4, जिन्हें आप एबीसीडी से याद कर लेते हो। तो मंत्रिमंडल का अर्थ है उन रियासतों का एक एक मेंबर इकट्ठा करके मंत्रिमंडल बनाना, एक एक सदस्य लेना, मेंबर लेना प्रत्येक रियासत से, और उनका ग्रुप बना के जो तैयार होगा वो मंत्रिमंडल है। जिससे हम पहले चरण में मंत्रिमंडल में सदस्यों की बात करें तो आपको ध्यान रखना है, जैसे पहला व्यक्ति है भोलानाथ। कि बताइए भोलानाथ जो था वो मंत्रिमंडल में शामिल किया गया तो वो कहां का था? तो भोलानाथ लिया गया था अलवर से। तो पहले चरण में भोलानाथ को मंत्रिमंडल में कहां से शामिल किया गया? अलवर से। इसके बाद आता है जुगल किशोर चतुर्वेदी। और जुगल किशोर चतुर्वेदी जब आ जाता है तो जुगल किशोर चतुर्वेदी का संबंध है भरतपुर से। कि जुगल किशोर चतुर्वेदी कहां से लिया गया था मंत्रिमंडल में? भरतपुर से। तीसरा जो है वो है चिरंजी लाल शर्मा। तीसरा जो व्यक्ति है उसका नाम है चिरंजी लाल शर्मा। और ये जो चिरंजी लाल शर्मा लिया गया, ये लिया गया है करौली से। कि चिरंजी लाल शर्मा कहां के थे? करौली के। इसके बाद आता है गोपीलाल यादव। गोपीलाल यादव। और एक आता है मंगल सिंह। ये दोनों धौलपुर के थे। तो पहले चरण में अगर हम बात करेंगे तो पहले चरण के मंत्रिमंडल में शोभाराम कुमावत के नेतृत्व में 5 सदस्य मंत्रिमंडल में थे। ये गोपीलाल यादव जो है ये धौलपुर में। कि गोपीलाल यादव कहां से था भाई? धौलपुर से। और मंगल सिंह भी कहां से था? धौलपुर से। अब मुझे बताओ ये पहला चरण हो गया मंत्रिमंडल में। तो पहले चरण का प्रधानमंत्री तो कौन है भाई? प्रधानमंत्री कौन है? अलवर से किसको लिया गया है? भोलानाथ। करौली से किसको लिया गया? चिरंजीलाल शर्मा को। भरतपुर से किसे लिया गया है? जुगल किशोर चतुर्वेदी को। धौलपुर से कितने लिए गए? 2। पहला कौन है? गोपीलाल यादव। और दूसरा कौन है? मंगल सिंह। ये कहां से लिए गए? दोनों धौलपुर से। पहले चरण के बाद जो मंत्रिमंडल आता है वो आता है तीसरे चरण का। अब तीसरे चरण का नाम बताओ, नाम क्या था तीसरे चरण का? क्या नाम था? तीसरे चरण का नाम क्या था? संयुक्त राजस्थान। कब आया था तीसरा चरण? 18 मार्च, 18 अप्रैल 1948। और संयुक्त राजस्थान में क्या मिलाया था हमने? केवल उदयपुर। क्या मिलाया था? राजा ने पद कौन सा मांगा था? महाराज प्रमुख। पेंशन कितनी मांगी थी? 20 लाख। और पद को कैसा कर दो? उस राजा के द्वारा एक संघ बनाया गया था, कौन सा? भूपाल सिंह ने क्या बनाया था? राजस्थान संघ। क्या बनाया था? उसकी डेट क्या याद करवाई थी मैंने? 25-26 जून 1946। कितनी जगहों को मिलाने की प्लानिंग थी? 3। उदयपुर, मालवा, गुजरात। सफल हुआ है? असफल? कितने राजा भाग लेने आए? इस संघ का विरोध बड़ी रियासतों ने किस किसने किया था? जयपुर, जोधपुर, बीकानेर। और व्यक्ति विशेष किसने किया है? जयनारायण व्यास ने। इसका संवैधानिक प्रारूप किसने तैयार किया? के.एम. मुंशी ने। तो ये पूरा का पूरा तथ्य क्लियर हो जाता है। और तीसरे चरण का जो प्रधानमंत्री है वो प्रधानमंत्री था माणिक्यलाल वर्मा। इसका प्रधानमंत्री था माणिक्यलाल वर्मा। ठीक है, चलिए मंत्रिमंडल में बात करेंगे कि कौन कौन सा मंत्रिमंडल में किस किस को शामिल किया गया था इनके द्वारा, वो हमें पढ़ना है। तीसरे चरण में बात करें तो एक व्यक्ति था प्रेम नारायण माथुर। पहला व्यक्ति है प्रेम नारायण माथुर। नहीं, दूसरे चरण में नहीं बनाया गया था। तीसरे चरण के इंतजार के कारण पहले चरण से काम चलाया गया था। प्रेम नारायण के बाद है मोहनलाल सुखाड़िया। मोहनलाल सुखाड़िया।
और एक था बुरे लाल बयां, एक था बुरे लाल बयां। ये तीन हो गए ना। और इन तीनों को, तीनों जो थे वो तीनों के तीनों उदयपुर से, तीनों के तीनों उदयपुर से माने गए। ये उदयपुर से, तीनों के तीनों कहां से हैं भाई? उदयपुर से। इसके बाद बाकी की रियासतों में देखें तो भोगीलाल पांड्या, और भोगीलाल पांड्या जो था वो डूंगरपुर से, भोगीलाल पांड्या था और भोगीलाल पांड्या था डूंगरपुर से। एक था भाई अविन हरि, आपसे पूछा जाएगा अविन हरि कहां से था, तो अविन हरि था कोटा से। एक था ब्रज सुंदर शर्मा, ब्रज सुंदर शर्मा, और जो ब्रज सुंदर शर्मा था ये था बूंदी से। ये पूरा का पूरा तथ्य हो गया। अब देखो एक बार, एक तो मुझे बताइए प्रधानमंत्री कौन है भाई? माणिकलाल वर्मा। उदयपुर से कितने लोग आए हैं? तीन। कौन कौन से? प्रेम नारायण, मोहनलाल सुखाड़िया, बुरेलाल बया। डूंगरपुर से कौन है? भोगीलाल पांड्या। और कोटा से कौन है? अविन हरि। बूंदी से कौन है? इसलिए अब क्या तुलना कर पाओगे आप दोनों को एक साथ रखोगे तो आपको पता रहेगा कहां से कौन है। अब चरण आता है चौथा, और चौथा चरण कब आया था पता है आपको? 30 मार्च 1949। और चौथे चरण का नाम क्या था? क्या नाम था? बृहद राजस्थान। तो इसका मतलब चौथे चरण का पीएम आपको पता होगा, हीरालाल शास्त्री। चौथे चरण का पीएम था हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री। और हीरालाल शास्त्री के बारे में बात करें तो यहां से क्या है, अब इनमें से क्या करना है? अब मोहनलाल सुखाड़िया को हटा दो, उदयपुर वाले में से दो को उठा लो सेम टू सेम। मोहनलाल सुखाड़िया को रहने दो, तो एक तो आ जाएगा प्रेम नारायण। उदयपुर से प्रेम नारायण। और एक हो जाएगा भूरे लाल बयां। और जो भूरे लाल बयां है ये भी उदयपुर से। एक है सिद्धराज डड्डा, ये जयपुर से। एक आता है रघुवर दयाल गोयल, हाँ सारे के सारे कांग्रेस के थे। बात यह कि ये मंत्रिमंडल यहां से बना के नियुक्त करके भेजे जा रहे हैं अपनी अपनी रियासत से। रघुवर दयाल गोयल ये बीकानेर, बीकानेर से। अब यहां देखो कोटा से कौन है? इधर, इधर कोटा से कौन आए? अभिनरी। ये कोटा को एक्सचेंज करेंगे, इसकी जगह पे वेदपाल त्यागी आएगा। ये इंपोर्टेंट है कि चौथे चरण में कोटा से किसको लिया गया था, तो चेंज हो गया है वेदपाल त्यागी। वेदपाल त्यागी कोटा से। राव हनवंत सिंह जोधपुर से। राजा का नाम भी हनवंत सिंह था जोधपुर के का, हाँ। और एक था नरसिंह कछावा, जोधपुर से। अब क्या है, एक साथ आपको दिखेंगे तो कम से कम याद तो होंगे। वहां आपको अलग अलग लिखते तो आपको याद ही नहीं होते, अलग अलग ढूंढते रहते आप। सेम। उनमें फेरबदल, जैसे गोकुललाल असाबा को ले लिया गया था बाद में हीरालाल शास्त्री के मंत्रिमंडल में, तो बाकी सेम रहता है। तो तभी तो कहते हैं चौथे चरण में राजस्थान को कंप्लीट मान लिया गया था। महाराज प्रमुख जब तक भोपाल सिंह जी मरे
तब तक उनको रखा, क्योंकि उन्हें अंतिम घोषित कर दिया गया। भाई जेनेटिक तो मना ही कर दिया था ना कि आपके बाद तो कोई बनेगा ही नहीं, तो भोपाल सिंह के बाद तो खुद ही खत्म हो जाएगा, उनकी मृत्यु तक वो महाराज प्रमुख रहे। हाँ खत्म तो होता। बिल्कुल हाँ, पद ही भोपाल सिंह को बनाया हो, किसी और के लिए था ही नहीं। भाई बंसान को तो मना ही कर दिया था ना कि अब इसके बाद कोई दूसरी पीढ़ी आपकी नहीं रहेगी इस पद पर। लक्ष्यराज सिंह हो गया। बन गया मंत्रिमंडल, बनाओ दो। तो जैसे आपको ब्रेक का कितना इंतजार रहता है, ब्रेक का कि 12:30 बजे ब्रेक आए, मतलब टूट पड़ेंगे जो दिखेगा, इंतजार रहता है। बात ये देखो, पढ़ना लिखना, जीवन के संघर्ष, जीवन की बातें, मिलना जुलना चलता रहता है, लेकिन खाना टाइम से खाया करो। उसका रीजन है कि जैसे आप कई बार ऐसे होता है ना कि नहीं खाना खाएंगे नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ऐसे 2-3 दिन नहीं खाओगे, उसके क्या आपको इफेक्ट नहीं दिखेंगे, लेकिन साइड इफेक्ट ये है आपकी याददाश्त का कमजोर होना। वो क्या ऐसे नुकसान है उससे जो आपके लिए दिखेंगे नहीं बॉडी पर, लेकिन इस टाइप के नुकसान है, याददाश्त कमजोर होना, थकान आना, नींद ज्यादा आना, किसी भी काम में मन नहीं लगना, बोरियत रूप में रहना, उदास रहना, वो क्या इस टाइप के। इसलिए खाना आप टाइम से खाओगे तो स्वस्थ रहोगे, आंतरिक कोई कमी नहीं आएगी आप में। तो कुछ भी हो या ना हो, लेकिन खाना पहले निपटाया करो, अपना खत्म हो जाए तो दूसरों का भी निपटाया करो। कुछ नहीं रखा है इस दुनिया में, जितना निपटा पाओगे उतना ही फायदा है, क्योंकि जाना सबको एक दिन। तो फिर वहां डायरी लिखी जाएगी आपकी, आपने कितनों का निपटाया, वहां डायरी चेक होती है, फिर आपका फैसला होता है स्वर्ग में जाओगे या नरक में जाओगे। स्वर्ग में तो एसी लगी हुई है रूमों में, तो वहां तो अच्छे लोग जाते हैं। नरक में तो क्या फुल ऐसा रूम है, फुल हो रहा है वो, दीवारों पे जगह लोग दीवारों पे लटके हुए हैं, दीवारों पे भी जगह नहीं, वहां भी फॉर्म भरना होता है साहब, दीवार पे कौन सा कोना मिलेगा, तो वहां भी जगह, तो कई लोग तो ऐसे दीवार भी नहीं मिलते तो लटके ही रहते हो, किसी कोई पाम पे लटक रहा, पैर पे लटक रहा है, कोई पंखे पे लटक रहा, जगह ही नहीं है वहां। तो इसलिए थोड़ा कम अपने कर्मों पे ध्यान दो, जिससे कि एसी वाला वो रूम मिल जाए, स्वर्ग वाला, नहीं तो तुम भी किसी पंखे से ही लटके रहोगे नरक लोक में, कहीं दीवार पे बैठे रहोगे या फिर। हाँ किसी के आसान नहीं लग रहे, कहीं दोनों ही लोक ना मिले तुम्हें, धरती लोक पे ही भूल जाए आपको भगवान कि यही रहने दो इसको, तो ये तो यही लायक है। मैं देखा है ना, और क्यों बता रहा हूं, देखा है मैं। और वहां ये ध्यान रखो, गर्मियों के टाइम में जून के महीने में तो नरक लोक में कुछ नहीं है, मान लो ना कूलर है ना पंखा, लाइट ही नहीं है, बीजना भी नहीं है बीजना भी नहीं है, तो बहुत स्थिति खराब है। इसलिए मैं कह रहा हूं अभी से थोड़ा सा खुद पे ध्यान देना है, कर्मों पे ध्यान देना है। एसी का रूम मिलेगा तो क्या ही दिक्कत है, और वहां एसी के रूम में नाश्ते में भी जूस मिलता है स्वर्ग लोक में तो, और और नरक लोक में काली चाय मिलती है। चलिए बन गया क्या, चलिए सबको तो आप एक डायरी मेंटेन करते चले, नहीं अच्छे काम नहीं किए तो अभी सुधर सकते हैं, अभी तो आधी जिंदगी है बाकी। ये भी है, जोधपुर में फूलचंद बाफना, ना ना ना, इतनी किस्मत कहाँ है तुम्हारी उसके लिए भी बहुत कुछ करना पड़ता, किस्म ये हर चीज किसी की किस्मत नहीं होती, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। अप्सरा। चलिए अब मुझे बताइए, देवी शंकर तिवाड़ी प्रजामंडल में जयपुर से, उसके लिए एक लाइन है कि एक ही लाइन के लिए प्रसिद्ध है कि राजस्थान का एकमात्र रियासत जिसके मंत्रिमंडल में गैर सरकारी व्यक्ति को नियुक्त किया गया था, उनका एक अखबार है लोकवाणी, जयपुर से है वो, प्रजामंडल में है वो। कि प्रजामंडल में आप डूंगरपुर में पढ़ोगे, जयपुर में पढ़ोगे, हाँ बाद में रहे थे, लेकिन उनके लिए आरपीएससी का अध्यक्ष आए ना आए, लेकिन गैर सरकारी व्यक्ति का मंत्रिमंडल में नियुक्त करना, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। उनका एक अखबार है लोकवाणी, जिन्होंने डावड़ा कांड, मारवाड़ के डावड़ा कांड की खबर छापी थी उसमें, इसलिए प्रसिद्ध है लोकवाणी। बन गया मंत्रिमंडल,
चलिए अब मुझे बताइए मंत्रिमंडल में चरण कौन सा है? पहला, पहला ही है ना। तो पहले चरण के पीएम कौन है? अच्छा, अलवर से कौन लाया? भरतपुर से कौन है? करौली से कौन है? धौलपुर से कितने? पहला कौन है? दूसरा कौन है? चरण कौन सा है? पीएम कौन है? उदयपुर से कौन है? और कौन है? और कौन है? डूंगरपुर से, कोटा से, बूंदी से। चरण कौन सा है? पीएम कौन है? उदयपुर से कौन है? दूसरा कौन है? जयपुर से कौन है? बीकानेर से, कोटा से कौन है? जोधपुर से कितने? 3। पहला बताओ, दूसरा और तीसरा कौन है? ये मंत्रिमंडल है। अब इसमें वेदपाल त्यागी पे आप इंपोर्टेंट लगा लो। कोटा का वेदपाल त्यागी जो चौथे नंबर पर, चौथे चरण में आया है। अब इसमें क्या, इसीलिए मैंने आपको पहले नहीं लिखा है। अब यहाँ क्या, आप तुलना कर पाओगे किसमें कौन सा है और किसमें कौन सा नहीं है, इसलिए एक साथ लिखाना था। अच्छा, मैंने आपको पहले चरण की जनसंख्या लिखवाइए क्या? लिखवाइए जनसंख्या, आए लिखवाइए क्या? लिखवाइए ना। 7वें चरण में क्या हुआ था कि जब सबको कंबाइन कर लिया तो जनसंख्या कितनी निकली और उसके तहत आय कितनी आकलित की गई थी 7वें चरण में। तो सबको आकलित कर देते हैं, तो ये तो बन गया ना सबका। अब देखिए इसके बाद, जैसे मैं आपसे कहूं कि भाई पहला जो चरण है, पहला चरण, और पहले पहले नहीं पहले हो ज्यादा जीभ चिपक जाती है कई बार, देखो तो इसकी 18.38 लाख जनसंख्या थी। 18.38 लाख जनसंख्या थी पहले चरण की। और आय कितनी थी आपको पता है? 184 लाख। 184 लाख आय थी। और क्षेत्रफल आपको पता है? 12,000। इसे मील भी कह देते हैं, अभी विभागी कंफ्यूज है इसको लेकर। सेकंड चरण की बात करें तो सेकंड चरण में आपको एक और बात ध्यान रखनी है। सेकंड चरण की जनसंख्या कितनी थी बताओ? 23.5 लाख। और आपसे इसकी आय पूछे तो 2 करोड़, इसे 190 लाख भी कह देते हैं, लेकिन 2 करोड़ आप ध्यान रखना आय। इसका जो क्षेत्रफल है वो है 16,807 वर्ग किलोमीटर। तीसरा जो चरण है इसमें जनसंख्या 42.60 लाख। अरे कैसी कैसी आवाजें आ रही हैं आज, देखो। इनकी आय कितनी है भाई? 3.16 करोड़ आय है। और इसका क्षेत्रफल बताया था 29,777 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल। और इन सबको कंबाइन कर दो, और कंबाइन करेंगे तो कंबाइंड होकर आ जाएगा 7वां चरण। इनको जब कंबाइन कर देंगे सबको तो 7वां चरण बन जाएगा। और 7वें चरण में इनकी जनसंख्या हो गई थी 1.53 करोड़। 7वें चरण में इनकी जनसंख्या हो गई थी 1.13 करोड़। आय हो गई थी 18 करोड़ रुपए, लेकिन बाद में ये चेंज होती रहती है बजट के हिसाब से। क्षेत्रफल 1,32,139 वर्ग मील था। तो ऐसे मानते क्षेत्रफल कोई इंपोर्टेंट नहीं है, आपको ये ध्यान रखना है कि 7वें चरण में जनसंख्या और आय कितनी हो गई थी पूरे राजस्थान की। एक मैंने लाइन बताई थी आपको कि स्वतंत्रता के समय राजस्थान की वे रियासतें जिन्होंने खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया था, तो वे रियासतें जिन्होंने खुद को स्वतंत्र रहने की घोषणा की थी, तो वो 4 रियासत बताई थी मैंने, डूंगरपुर, अलवर, जोधपुर और भरतपुर। कितनी हो जाती हैं? 4। डूंगरपुर, जोधपुर, अलवर और भरतपुर। तो एक बात यहां से ये भी तथ्यात्मक होती है
भारत की स्वतंत्रता के समय स्वतंत्र रहने की घोषणा करने वाली रियासतें। स्वतंत्र रहने की घोषणा करने वाली रियासतें। ये आपको ध्यान रखना है, वे रियासतें जिन्होंने स्वतंत्र रहने की घोषणा की। इनमें आपको ये ध्यान रखना है, जैसे जोधपुर हो गई भाई, जोधपुर हो गई, डूंगरपुर हो गई, जोधपुर हो गई, डूंगरपुर हो गई, अलवर हो गई और भरतपुर। ये 4 रियासत थी जिन्होंने स्वतंत्र रहने की घोषणा की थी कि हम स्वतंत्रता के समय स्वतंत्र रहने के लिए तैयार हैं, हमें स्वतंत्र रहना है। अब एक क्वेश्चन आपको बताना है, उसके अकॉर्डिंग दूसरा क्वेश्चन बनेगा। आपके अनुसार भारत किस व्यक्ति के प्रयास से बनाया गया है? आपके अनुसार भारत बनाने के लिए किस व्यक्ति ने प्रयास किए हैं? अब भारत कब बनेगा? जब राज्य बनेंगे। तो राज्य बनाने का श्रेय भी आप किसको दोगे? भाई राज्य भी उन्होंने ही बनाए, तभी तो भारत बना। तो राजस्थान निर्माण का श्रेय आप किसको दोगे? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। लेकिन सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है कि राजस्थान का निर्माण किस अधिनियम के तहत हुआ, राजस्थान का निर्माण किस आयोग के तहत हुआ? तो 7वें चरण का निर्माण कौन से आयोग की सिफारिश पर हुआ है? तो ये मानते हैं कि राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर राजस्थान कंप्लीट हुआ है। तो राजस्थान का निर्माण उसी आयोग द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी की गई, राज्य पुनर्गठन आयोग द्वारा। उसने सभी राज्यों के गठन का भाई ब्यौरा दिया है, सबकी रिपोर्ट पेश की है। तो उन्होंने राजस्थान की भी रिपोर्ट पेश की कि इस टाइप से राजस्थान का निर्माण कंप्लीट हो गया। तो वो कौन सी नोटिफिकेशन थी जिसके तहत हमने मान लिया कि राजस्थान का गठन कंप्लीट है? तो वो आपको ध्यान रखना है, वो अधिसूचना नोटिफिकेशन जारी करना, ध्यान रखना है कि राजस्थान का निर्माण हुआ, कंप्लीट कब हुआ था राजस्थान का निर्माण? 1 नवंबर 1956 को। तो राजस्थान का निर्माण हुआ राज्य पुनर्गठन अधिनियम राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 37 के तहत। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 37 के तहत हमने राजस्थान का निर्माण कंप्लीट माना गया है। तो ये आयोग द्वारा दी गई नोटिफिकेशन है जिसके तहत हमने राजस्थान को क्या मान लिया है? कंप्लीट मान लिया है। और धारा कौन सी है? 37। धारा 8 भी बताई थी क्या? याद करो, धारा 8 भी थी क्या? ठीक है, धारा 8, उसके अकॉर्डिंग क्या प्रावधान था धारा 8 में? बताई तो थी धारा 8, क्या थी धारा 8 भाषा के अनुसार? बिल्कुल, भारत को आजादी मिली थी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की धारा 8, जिसके तहत रियासती राजाओं को कितने ऑप्शन दिए गए थे? 3। या तो कहां मिल जाओ? भारत में। कहां मिल जाओ? पाकिस्तान में। या कैसे रहो? राजा कैसे रहना चाहते थे? इसलिए डिपार्टमेंटली जो जिम्मेदारी है वो किसने ली है? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। और इसलिए यदि कोई भारत का राजा है और राजस्थान भारत में मिलना चाहता है तो कौन से एग्रीमेंट पे साइन करता था वो? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे। सबसे पहले साइन कहां के राजा ने किए? कब किए थे? 7 अगस्त 1947। और सबसे लास्ट में कहां के राजा ने? राजा का नाम क्या था? उदयवान सिंह। कब किए थे? 14 अगस्त 1947। रोते हुए साइन करने वाला कहां का?
राजा का नाम क्या था? क्या कहता था वो? मैं आज अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कराओ। ऐसे सारे तथ्य मैंने आपको याद करवा दिए हैं। आप कभी एकीकरण पढ़ने बैठोगे तो आपको 5 या 7 मिनट लगेंगे पूरा एकीकरण फिनिश करने में। ऐसा नहीं है कि यही टॉपिक ऐसे याद होगा। हम मंडे को शायद किसान आंदोलन स्टार्ट करेंगे, तो किसान आंदोलन को भी ऐसे ही मैं आपको याद कराऊंगा, पूरा का पूरा ऐसे डिट्टू आपके माइंड में छप जाएगा, आपके सारे तथ्य क्लियर होंगे। अब आप सारे के सारे इस टॉपिक से रिलेटेड पुराने पेपर में आए वो सारे क्वेश्चन सोल्व करके देखो। जो नहीं होता है मैं मुझसे आप पूछना, वैसे लगभग 99% सारे क्वेश्चन आप सोल्व कर दोगे इस टॉपिक के। किसी भी लेवल का देख लेना, किसी भी टाइप का देख लेना, आपसे सब सोल्व हो जाएगा। नहीं होता है तो 1-8% हो सकता है नहीं हो, बाकी 99% आप सारे सोल्व कर दोगे। बाकी किसान आंदोलन स्टार्ट करेंगे अगली क्लास में, ठीक है? चलिए, ठीक है।